नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 12 मार्च 2022 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस की इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सप्लेन पेज पे। दो आर्टिकल्स हैं, दो में से पहला आर्टिकल है जिसकी बेसिक्स हमने कल देख लिए थे कि पाकिस्तान ने ये क्लेम किया है कि इंडियन टेरिटरी से एक मिसाइल आकर के और पाकिस्तानी टेरिटरी पे गिर गई है, जिसमें कोई वेपन तो डिप्लॉयड नहीं था पर वो आई इंडिया की टेरिटरी से ही थी। तो इंडिया ने इस चीज़ के लिए कहा है कि जी हम इसके बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, बताएंगे पूरी डिटेल है क्या। तो अभी क्या कयास लगाए जा रहे हैं वो जानेंगे एक तो। दूसरा ये कि आरबीआई ने जो फीचर फ़ोन होते हैं ना, देखो स्मार्टफोन तो आप यूज़ करते हो, जैसे कि अभी यूट्यूब का वीडियो देख पा रहे हो, ठीक है। फीचर फ़ोन जो होते हैं, जो पुराने वाले कीपैड वाले, वो उन पर भी अभी यूपीआई सर्विसेज अवेल कराने के लिए आरबीआई ने यूपीआई 123 पे ये एक नया प्रोग्राम स्टार्ट किया है। क्या है ये, कैसे काम करेगा, समझेंगे। तो दोनों को पहले समझते हैं, फिर बाकी न्यूज़ पे नज़र डालेंगे। जो पहली न्यूज़ है वो तो देखो ये कि मिसाइल कैसे मिसफायर हो सकती है, वो वाली बात। तो पाकिस्तान का ये कहना है कि सिरसा हरियाणा में है, देखो ठीक ठीक है, यहाँ से बोला एक मिसाइल लॉन्च हुई, वो जो कि अपने ट्रेजेक्टरी भूल गई और उसमें माल फंक्शन हो सकता है, पर वो जाकर के फिर बाद में गिर गई कहाँ पे, पाकिस्तान में। ये जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उससे 124 किलोमीटर अंदर की तरफ, ठीक है। तो आप यहाँ पर लोकेशन देख सकते हो, इंडिया इधर, ये दिल्ली हो गया, ये सिरसा हरियाणा में, और ये है महाजन फायरिंग रेंज, ठीक है। यहाँ पर आकर के ये हिट करने वाली थी। ये बीकानेर के आसपास में है, महाजन फायरिंग रेंज जो है ना, बीकानेर राजस्थान में है, ठीक है। यहाँ पर इंडियन मिलिट्री और ये एक्सरसाइज भी करते हैं, कई बार आती रहती है न्यूज़ में ये। तो ये यहाँ पर हिट करनी थी, पर बोले ट्रेजेक्ट्री जो है वो इसकी इस तरीके से डाइवर्ट हो गई और जाकर के पाकिस्तान में गिर गई। और पाकिस्तान में हिट करने वाली एरिया जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हो, मियाँ चन्नू, ठीक है। बस यहाँ पर कोई ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस तो नहीं आया, पर हाँ एक दीवार थी, बोलो वो डैमेज हो गई। ये मुल्तान के पास में लोकेशन ये बताई जा रही है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी। अब चलते हैं मेन एक्सप्लेन पेज पे। अब ये जो ट्रेजेक्ट्री चेंज हुई है, इसके पीछे ये बताया जा रहा है एक तो टेक्निकल मैल फंक्शन, दैट मीन्स टेक्निकली कुछ गड़बड़ी हो गई होगी, जिसकी वजह से जहाँ पे टारगेट किया गया था वहाँ की बजाय वो डाइवर्ट होकर पाकिस्तान की तरफ चली गई मिसाइल। अब सवाल ये कि मिसाइल कौन सी है, अभी तक इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना तो ये है कि जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं कि 3 मैक के लगभग स्पीड थी, 2.5 से 3 मैक की स्पीड थी, हाइट थी लगभग 50,000 फीट की, तो इस तरीके से यूँ लग रहा है जैसे कि ब्रह्मोस मिसाइल थी, क्योंकि वो आइडिया था वो क्रूज मिसाइल का था। क्रूज मिसाइल क्या करती है, सीधा टारगेट को हिट करती है, ठीक है। और जबकि बैलिस्टिक मिसाइल में क्या होती है कि बैलिस्टिक मिसाइल बहुत बाहर तक जाती है, हमारे एटमॉस्फेयर से बाहर जाकर के, और फिर टारगेट को हिट करती है। तो बोलो वो क्रूज मिसाइल थी। अब देखने वाली बात यह है कि कौन सी मिसाइल है, वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद में ही पता पड़ेगा। वैसे 2005 में एक एग्रीमेंट होया हुआ है जिसके बारे में भी हमने बात की थी, जिसका नाम है प्री नोटिफिकेशन ऑफ द फ्लाइट टेस्टिंग ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल एग्रीमेंट, जो कि 2005 में हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, कि दोनों कंट्रीज में से जो भी कंट्री अगर टेस्टिंग करेगा किसी भी मिसाइल की तो उसके बारे में दूसरे कंट्री को बताएगा, और कम से कम 3 दिन पहले ये भी। अच्छा, ये जो टेस्टिंग होती है इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन डिक्लेयर की जाती है उसका नाम क्या है, दैट इज नोटिस टू एयर मिशन। इसको बोला जाता है नोटम, या फिर ये भी कह सकते हैं नेविगेशनल वार्निंग, जिसको नवारिया। इसका मतलब क्या हो गया कि मिसाइल को टेस्ट किया जाएगा, एयर स्पेस यूज़ होगा, तो भाई आप थोड़ा अलर्ट रहे, जिससे कि वहाँ पर इस पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पे ये टेस्टिंग हो रही है उसके आसपास में कोई भी एक्टिविटी अगर हो रही हो दूसरे कंट्री की तरफ से, तो वो अलर्ट रहे कि भाई हम टेस्टिंग कर रहे हैं, आप थोड़ा सा अलर्ट रहना, ठीक है। क्योंकि साथ में क्या है, पायलट्स हैं वो भी अपने प्लेन को उड़ाते रहते हैं, तो इस केस में एयर स्पेस यूज़ कर रहे हैं, तो एयर स्पेस में अगर मान लो कोई प्लेन है और उसी से जाके वो मिसाइल अगर हिट कर गई तो कितना नुकसान हो सकता है। तो ऐसे में एक दूसरे कंट्रीज़ को अलर्ट किया जाता है। अब ये जो रेंज है, जैसे हमने देखी थी ना अभी इंटरनेशनल लाइन, और कल का मैप हमने डिस्कस किया था कि नॉर्थ में एलओसी है जो कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और कश्मीर को सेपरेट करती है, हमारे कश्मीर को, और जो पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्यूपाई कर रखा है कश्मीर, उन दोनों के बीच में जो अभी लाइन ऑफ कंट्रोल है उसकी बात करें तो इन दोनों से अगर टेस्टिंग की जाती है तो इन दोनों से कम 40 किलोमीटर की डिस्टेंस अंदर की तरफ ये टेस्टिंग होनी चाहिए, और वो जो मिसाइल जो इम्पैक्ट करे जाकर के जहां पर हिट करे टारगेट को, वो कम से कम 75 किलोमीटर अंदर की तरफ होना चाहिए, ठीक है। इससे क्या है, दूसरे कंट्री को प्रॉब्लम नहीं हो, ये दोनों कंट्रीज पे एप्लीकेबल है। तो ऐसे में ये जो आइडिया दिए गए हैं, इन आइडिया एग्रीमेंट के हिसाब से होना चाहिए था, पर ये जो टेस्टिंग की गई थी इस टेस्टिंग के बारे में ना तो कोई प्रॉपर, इसका मतलब ये है कि प्रॉपर ना तो कोई कम्युनिकेशन था, ये कहा जा रहा है कि बस सिरसा से ही ये लॉन्च की गई है, पर ये भी है कि इस मिसाइल में ऐसा कुछ बैलिस्टिक कंटेंट था नहीं जिसकी वजह से इसकी इन्फॉर्मेशन शेयर की जाए।
अब बैलिस्टिक होती तो देखो कंटेंट वो इन्फॉर्मेशन शेयर भी करनी थी। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी, कि एक तरीके से क्रूज मिसाइल है। अब क्रूज मिसाइल के बारे में कोई एग्रीमेंट है नहीं। बैलिस्टिक में तो क्या होता है, लॉन्ग रेंज होती है, यूं एटमॉस्फेयर के बाहर जाकर के और फिर टारगेट को हिट करती है। क्रूज में क्या होता है, सीधा टारगेट को हिट करना होता है उसको। ठीक है, अब देखने वाली बात यह है कि ये मिसाइल कैसी थी। तो पाकिस्तान के द्वारा ये बताया गया है कि ये सुपरसोनिक मिसाइल है। अब सुपरसोनिक मिसाइल हमारे यहाँ पर एक तो है ब्रह्मोस, जो कि रशिया और इंडिया की जॉइंट डेवलप्ड की हुई है। और ब्रह्मोस की अगर बात करें तो क्या कैटेगरी है, देखो 3 मैक के लगभग तो हाईएस्ट स्पीड जाती है, मतलब साउंड की स्पीड की 3 गुना स्पीड तक ब्रह्मोस ट्रेवल कर सकती है। हाईएस्ट जो हाइट है वो है लगभग 40,000 फीट। तो अभी जो ट्रैक की गई है वो लगभग 50,000 फीट की हाइट पे देखा गया है, मतलब 40,000 फीट की पे ये डिटेक्शन हुआ है पाकिस्तान के द्वारा। और वैसे ब्रह्मोस की रेंज कितनी है, 50,000 फीट की हाइट तक ऊपर तक उड़ने की। और वॉर हेड कितना ले जा सकती है ब्रह्मोस, 200 से 300 किलोग्राम। अब वो न्यूक्लियर भी हो सकता है और नॉन न्यूक्लियर जो ट्रेडिशनल या जो होते हैं कन्वेंशनल वेपन वो भी ले जा सकता है। और रेंज कितनी है हिट करने की, 290 किलोमीटर। तो ऐसे में पाकिस्तान ने जो आइडिया दिया है ना कि बोलो 200 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करके आई है ये मिसाइल, स्पीड थी 2.5 से 3 मैक की और 40,000 फीट की हाइट से आकर के ये गिरी थी, तो ये मैचिंग कहीं ना कहीं ब्रह्मोस से हो रही है। बाकी देखते हैं आगे क्या है। बाकी कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि ये जो अग्नि मिसाइल है उसका वेरिएंट था कोई सा, पर अभी तक इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं। अग्नि अगर होती तो देखो बैलिस्टिक होती है, बैलिस्टिक होती तो इंडिया डेफिनेटली 2005 के एग्रीमेंट के अंडर में पाकिस्तान को कम्युनिकेट करता। अब देखने वाली बात है कि क्या इसमें रिजल्ट निकल के आता है कि कौन सी मिसाइल थी, क्या थी। इंडिया ने अपनी तरफ से बोल दिया कि हम इसके बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है दैट इज रिलेटेड टू आरबीआई की नई पेमेंट सिस्टम। देखो यूपीआई तो आप यूज करते ही हो फोन में, ठीक है, स्मार्टफोन आपके पास में है, चाहे वो अलग अलग प्लेटफॉर्म के थ्रू हो, चाहे गूगल पे से करो, चाहे फ़ोन पे से करो, चाहे फिर आप यूपीआई जो भीम एप्लीकेशन है उससे यूज़ करो। तो ऐसे में स्मार्टफोन तो यूज़ करने वाले इंडिविजुअल्स को प्रॉब्लम नहीं आती, बट फाइनेंशियल इंक्लूजन हमें बढ़ाना है, डिजिटल ट्रांजैक्शन जिस तरीके से राइज हो रहे हैं उनको और इंक्रीज करना है। तो ऐसे में आरबीआई के द्वारा एक नई सिस्टम तैयार की गई है दैट इज यूपीआई 123 पे। ठीक है, इसमें क्या किया जाएगा, जो फीचर फोन होते हैं ना, जो कीपैड फोन, उससे भी पेमेंट्स करना पॉसिबल हो पाएगा। इससे क्या होगा कि जो बचे हुए फीचर फोन यूजर्स हैं लगभग 40 करोड़ यूजर्स, उनको भी हम डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन की तरफ ले आएंगे। इससे क्या होगा कि आज जिस तरीके से हम डिजिटल अडॉप्शन कर चुके हैं कि कितना ट्रांजैक्शन लेन देन हम जो है ऑनलाइन करते हैं, तो एग्जैक्टली वो की वो चीज़ें अभी यहाँ पर जो फीचर फोन यूजर्स हैं उनको भी फैसिलिटेट करना है। इम्पैक्ट क्या होगा, देखो सीधी सी बात है, यूपीआई आज हमारे यहाँ पर मोस्ट पॉपुलर पेमेंट मोड बन चुका है। अगर हम नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई के हिसाब से देखें तो आप देखो कि इंटरनेट इनेबल्ड स्मार्टफोन के बेसिस पे तो हम यूज़ करते ही हैं देखो यूपीआई, पर अगर वॉल्यूम देखा जाए ना कि ये ट्रांजैक्शंस जो यूपीआई बेसिस पे हुए हैं इनमें 78% तो मर्चेंट पेमेंट, दैट मीन्स हमने कोई चीज़ खरीदी हो और उसके बदले में कोई पेमेंट किया हो, उसकी वैल्यू कितनी है, 500 रुपये से कम। तो ये चीज़ क्या शो करती है कि अभी हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्कोप है यूपीआई को और ज़्यादा एनकरेज करने का। इसके अलावा पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन की बात करें, जैसे हमने हमारे रिश्तेदार दोस्तों के साथ में कोई लेन देन किया हो, तो उसमें भी लगभग 59% जो ट्रांजैक्शन हैं वो 500 रुपये से कम है। इसका मतलब रिटेल में ज़्यादा यूज हो रहा है हमारे यहाँ पर यूपीआई। तो उसके लिए देखो ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशन अगर फीचर फ़ोन के लिए भी कर दिया जाए तो कितना बेनिफिट हो सकता है। ठीक है, और अभी अगर देखें तो लगभग 2022 फरवरी महीने की बात करें तो 450 करोड़ ट्रांजैक्शंस हुए हैं और जिनकी वैल्यू अगर आप ऐड करो तो 8.26 लाख करोड़ रुपए हो चुकी है। इसका मतलब क्या है कि ये वॉल्यूम आने वाले सालों में और ज़्यादा बढ़ने वाला है। ठीक है ना, तो इसके आगे अगर देखें तो ये काम कैसे करेगा फीचर फोन वाला यूपीआई 123। ये देखो सिंपल सा है, एक तो तरीका है आईवीआर कॉलिंग, जैसे हम कॉल करते हैं ना, जैसे कस्टमर केयर को कॉल करते हैं तो वो बोलती है कि 1 दबाओ इसके लिए, 2 दबाओ हिंदी के लिए, समथिंग, वो आईवीआर इंटरेक्शन होता है। तो एक तो तरीका ये हो जाएगा कि आप कॉल कर सकते हो और कॉल करने के बाद में वो आपसे पूछेगी कि आप क्या करना चाहते हो। दूसरा एप्लीकेशन बेस्ड मतलब, और ये जो कॉलिंग जो होगी ना आईवीआर की, वो एक पर्टिकुलर छोटा सा फीचर आ जाएगा उन फोन्स में, जो फीचर फोन होते हैं ना उनमें एक एप्लीकेशन और दिखा देगा, जैसे हम गैलरी, फोन बुक और ये दिखाता है जिस तरीके से वो छोटे से कीपैड में, उस तरीके से एक एप्लीकेशन और ऐड हो जाएगी। या फिर इसके द्वारा दूसरा तरीका है मिस कॉल का, कि हम जिस भी मर्चेंट को पेमेंट करना चाह रहे हैं, जो भी वहाँ पर दुकानदार है,
उसके दुकानदार के पास में जो क्यूआर कोड होगा ना यूपीआई में जो उसको स्कैन करते हैं, वहां पर क्या है, एक नंबर लिखा हुआ रहेगा। उस नंबर को आप डायल जैसे ही करोगे रजिस्टर्ड फोन नंबर से, फीचर फोन का यूज करते हुए, तो वहां पर आपका फोन मिस कॉल कर दोगे, मिस कॉल करते ही वो कट जाएगा। फिर आपके पास में ऑटोमेटिकली एक कॉल आएगा दूसरा, उस कॉल में आपको रिप्लाई करना है कि हाँ जी आपको पेमेंट कितना क्या करना है, कितना फंड ट्रांसफर करना है या बिल पेमेंट करना है, वो आप उस टाइम पे कर सकते हो। बाकी आपको पता है। अच्छा, इसमें एक प्रॉपर ऑथेंटिकेशन का भी प्रोविजन होगा कि ट्रांजैक्शन हो रहा है तो उसमें यूपीआई पिन मांगा जाएगा, वो सारी डिटेल और रहेगी। तो मिस कॉल के बेसिस पे भी हो सकता है। और स्कैन एंड पे वाला देखो, वो आपको पता है स्मार्टफोन में अवेलेबल होता है, वो इसमें नहीं होगा। ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। यूपीएससी यहीं पे फंसाती है कि अभी रिसेंटली यूपीआई 123 लॉन्च हुआ है, उसमें स्कैन एंड पे मेथड भी अवेलेबल है, तो इसमें स्कैन एंड पे मेथड अवेलेबल नहीं है। ठीक है ना, ये ध्यान रखिए, क्योंकि अगर स्कैन एंड पे अवेलेबल होता तो फिर वो स्मार्टफोन में इसमें डिफरेंस क्या रह जाएगा। वैसे ये कोई पहला ऑप्शन नहीं है कि फीचर फोन का यूज करते हुए यूपीआई के थ्रू आप पेमेंट कर रहे हो। इसके पहले भी जब यूपीआई लॉन्च हुआ था ना 2017 में, 1 जनवरी 2017 को, उस टाइम पर भी नेशनल यूनिफाइड यूएसएसडी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया था, जिसमें क्या है कि फीचर फोन से अगर आप *99# अगर डायल करते हो तो आपके सामने पेमेंट के लिए प्रोसीजर आ जाता है कि हाँ आप यूपीआई का यूज करके पेमेंट कर सकते हो। बट इसको यूज नहीं किया जा रहा है लोगों के द्वारा। जितना यूपीआई को स्मार्टफोन यूजर्स यूज कर रहे हैं, उतना ये यूएसएसडी वाला जो फॉर्मेट है ना, इसको यूज नहीं किया जा रहा है। तो ऐसे में ये यूपीआई 123 पे है, ये थोड़ा सा इजी रहेगा यूज करने में, है ना। तो इस चक्कर से प्रमोशन है, चांसेस हैं कि 40 करोड़ और ज़्यादा यूजर्स हैं वो ऐड हो जाएंगे यूपीआई प्लेटफॉर्म को यूज़ करने वाले। ठीक है, तो ऐसे में लगभग 100 करोड़ का ट्रांजैक्शन जो है वो जल्दी ही यूपीआई के थ्रू होने वाला है। ठीक है, तो ये है पूरा पॉइंट। आगे चलते हैं। अब हम आ गए फ्रंट पेज पे। फ्रंट पेज पे देखो न्यूज़ ये है कि कोविड के बाद में जो लॉकडाउन लगाया गया ना, उसमें एमएसएमईज को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। नुकसान ये कि लगभग 20,000 करोड़ रुपए तक का जो अमाउंट है वो बैड लोन में कन्वर्ट हो चुका है। एनपीएस की तरफ मूव होते चले जा रहे हैं लगातार एमएसएमईज। ठीक है, आरबीआई ने अपनी तरफ से बहुत कोशिशें की कि कैसे भी करके इन एमएसएमईज को जो लोन दिया हुआ है, एमएसएमईज का मतलब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, जिनको लोन दिया हुआ है कि भाई वो हमारे यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि जॉब क्रिएशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इस केस में आरबीआई ने रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम भी दी कि भाई लोन आप नहीं चुका पाए हो कोविड की वजह से, कोई बात नहीं, आपके लोन को हम रिस्ट्रक्चर कर देते हैं और आपको 6 महीने का रिलैक्सेशन है, 6 महीने के बाद में आपकी ईएमआई स्टार्ट हो जाएगी। उसके बावजूद भी 20,000 करोड़ रुपए का एनपीए रेशियो है वो राइज हो गया है। सितंबर 2021 में एनपीएस कितने हो गए एमएसएमईज में, अमाउंट अगर देखो तो 1,65,732 करोड़ रुपए, जो कि सितंबर 2020 में कितने थे, 1,45,673। तो 20,000 करोड़ रुपए सीधा डिफरेंस दिख रहा है 45 से 65 का। और 2019 में भी एमएसएमईज जो थे ना वो कहीं ना कहीं क्राइसिस में थे, तो 2020 में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आया, बट कोविड ने रही सही कसर और पूरी कर दी। तो अभी तो आप देखो कि कितना ज्यादा क्राइसिस है। और वैसे रेशियो देखा जाए, इसका मतलब कि जितना लोन दिया हुआ है एमएसएमईज को बैंकों के द्वारा, उसका कितना परसेंट अभी एनपीए हो चुका है, 9.6%। ये कम अमाउंट नहीं होता है, बहुत ज्यादा होता है। ठीक है ना, और जो कि पहले 8.2% ही था, जो कि बढ़ करके 9.6 है। ठीक है, तो ये चीज अपने आप में कंसर्निंग है। तो देखो आरबीआई के द्वारा एमएसएमई की डेफिनेशन में क्या क्या लिया जाता है वो जानेंगे, पर इससे पहले ये देख लेते हैं कौन कौन से बैंक्स हैं जो कि इस लिस्ट में सबसे ऊपर हैं। देखो एक तो पीएनबी बैंक है ना, उसने सबसे ज्यादा मतलब पीएनबी बैंक के द्वारा जो एमएसएमईज को लोन दिया हुआ है उसका रेशियो सबसे ज्यादा है किसमें, इन एनपीएज में, नॉन परफॉर्मिंग एसेट में कन्वर्ट होने में। दूसरा अगर देखें तो एसबीआई है, तीसरा यूनियन बैंक है, फिर चौथा है कैनरा बैंक। ये बैंक कौन से हैं, ये हम बैंकों की बात कर रहे हैं स्टेट ऑन्ड, दैट मीन्स गवर्नमेंट बैंक्स की बात कर रहे हैं। प्राइवेट बैंक्स हैं वो तो अलग हैं। फिलहाल तो आरबीआई में क्या है, एक आरटीआई लगाई गई थी, उस आरटीआई के बेसिस पे ये पूरी इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है। इसके आगे अगर देखें तो आरबीआई के हिसाब से एमएसएमईज की डेफिनेशन अगर देखें तो माइक्रो यूनिट उसको बोला जाता है जिसमें इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम हो और पूरे साल का ट्रांजैक्शन 5 करोड़ से कम हो, उसको तो माइक्रो बोल दिया जाएगा। स्मॉल यूनिट किसको बोला जाएगा, जिसमें इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से कम हो पर 1 करोड़ से ज्यादा हो, और टर्नओवर जो है वो 5 करोड़ से ज्यादा हो पर 50 करोड़ से कम हो, इसको स्मॉल बोल दिया जाएगा। मीडियम एंटरप्राइज किसको बोलता है आरबीआई, जिसमें इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ से ज्यादा हो और टर्नओवर जो है वो 250 करोड़ से कम हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो
कि कितना ज़्यादा ये मतलब ये क्लासिफिकेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये लिख लो आप एज इट इज, ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर आप देखो एमएसएमई अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे यहाँ पर जॉब देने में। तो इसके लिए आरबीआई ने देखो, जब पेंडेमिक की वजह से क्राइसिस आया था ना, इकोनॉमी एकदम से रुक गई थी, तब आरबीआई के द्वारा और गवर्नमेंट के द्वारा मेजर लिए गए थे ECLGS स्कीम, जिसका नाम है इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, जिसके तहत 3 लाख करोड़ रुपए एमएसएमईज को अनसिक्योर्ड लोन के तौर पे दिया गया था। अनसिक्योर्ड का मतलब विदाउट एनी कोलेट्रल, बिना कोई चीज गिरवी लिए 3 लाख करोड़ तक का लोन देने की बात की थी, पर उसके बावजूद भी अभी रिवाइवल नहीं हो पा रहा है। इवन जो एनबीएफसीज या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज या दूसरी जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि लोन देती हैं इन एमएसएमईज को, उनको भी ये कहा था कि आप तो इनको लोन दो, कैसे भी इनका सर्वाइवल पॉसिबल होना चाहिए, पर वही चीज है, नहीं हो पाया। इवन एमएसएमईज को आप देखो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के तौर पे भी कंसिडर किया हुआ है आरबीआई की गाइडलाइंस के बेसिस पे अगर देखा जाए तो। ठीक है, तो ये चीजें क्या शो करती हैं कि एफर्ट्स तो बहुत लगाए पर मुश्किलें हैं वो कम होने का नाम ही नहीं ले रही है, जो कि हमने ऑलरेडी देख ली। आगे चलते हैं। फिर पेज नंबर 2 पे एक न्यूज़ है जो कि बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक है। वो ये कि केरला में एक केस है जिसमें 10 साल की एक लड़की प्रेग्नेंट है और प्रेगनेंसी भी लगभग 31 हफ्तों की हो चुकी है। ठीक है, अब उसमें जो इंसिडेंट है वो इतना घटिया है, शायद सुनते ही मतलब कान के पर्दे फट जाएं। ये कि उस 10 साल की लड़की के साथ में रेप हुआ था, रेप करने वाला उसका खुद का पिता था। ठीक है, तो अब क्या है कि उस लड़की की माँ ने पिटीशन लगाई थी कि भाई मेरी बेटी की जो है वो तबीयत ख़राब हो सकती है, फिर मेडिकल कॉम्प्लिकेशन आ सकती है, तो आप लीगली अलाउ करो कि हम इस बेबी को अबॉर्ट करवा सके। तो इस चीज़ के लिए अलाउ कर दिया है केरला हाई कोर्ट ने, और ये कहा है कि इसमें ये देखा जाएगा कि कॉम्प्लिकेशन कितनी आती है। अगर कॉम्प्लिकेशन में लड़की की जान जाने का डर है तब तो बच्चे को अबॉर्ट किया जाएगा। और मेडिकल एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि बेबी के सर्वाइवल के चांसेस है 80%। तो डॉक्टर्स, ये हाई कोर्ट का ऑर्डर ये कहता है कि 80% चांसेस है ना, तो अगर ये बच्चा बचता है तो उस केस में जो न्यूबॉर्न बेबी अलाइव अगर आता है, जिंदा अगर पैदा होता है, तो उसकी जिम्मेदारी मेडिकल स्टाफ, जो हॉस्पिटल जहां पे ये डिलीवरी कराई जाएगी वो ही उसकी जिम्मेदारी लेगा। ठीक है, और ये प्रोविजन किसके अंडर में है हमारे यहाँ पर? मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट ऑफ 1971 के अंडर में, क्योंकि इमरजेंसी है उस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये अपने आप में बहुत ही हीनियस क्राइम है। फिर जजेस की जो बेंच थी उसने ये भी कहा है कि जो विक्टिम है वो केवल 10 साल की है, ये अपने आप में बहुत ही कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करने वाली सिचुएशन है। और दूसरी तरफ जो अक्यूज्ड है, जो मेन कल्प्रिट है, उसको बोले कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, ये बात बोली जा रही है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, देखो रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट की अगर बात करें तो 2 रिफ्ट वैली में फ्लो होने वाले रिवर्स, कौन सी? नर्मदा और तापी, इनको इंटरलिंक करने का प्रोजेक्ट जो है वो अभी शुरू करने की बात ही हो रही है। इतने में साउथ गुजरात में जो ट्राइबल्स हैं वो आ गई हैं प्रोटेस्ट करने के लिए कि जी हमारे लिए बहुत नुकसान का कारण बन जाएगा। देखो ये जो रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट्स है ना, इनसे फ़ायदे तो बेशक हैं कि हाँ जी, जिस रिवर में पानी ज़्यादा अवेलेबल है उससे कम पानी वाले रिवर में आप पानी पहुंचा दोगे, और जहाँ पर ड्राई जो एक होता है ना पीरियड प्रिवेल करता है, फॉर एग्जांपल सौराष्ट्र की बात कर लो गुजरात में, या कच्छ वाले रीजन की बात कर लो, वहाँ पर क्या है, सूखा पड़ता रहता है। तो उस केस में वहाँ पर पानी की कमी को पूरा करने के लिए रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है, जिसमें नर्मदा और तापी को ज्वाइन किया जाएगा, और एक्सेस पानी जो अवेलेबल है वेस्टर्न घाट वाले रीजन में, उससे सरदार सरोवर डैम जो कि नर्मदा पे बना हुआ है वहाँ तक पहुँचाया जाएगा, और वहाँ से कैनाल के थ्रू सौराष्ट्र और कच्छ वाले एरिया में जो है वो पहुंचाया जाएगा पानी। ठीक है जी, अब इसमें जो टारगेट है वो तो बड़े अच्छे कर दिए, बट ट्राइबल्स का ये कहना है कि एक तो इकोलॉजिकल लॉस है, एक साथ में हमारी लाइवलीहुड को नुकसान पहुंचाने का ये तरीका है। तो ऐसे में ये नर्मदा पर तापी पर नर्मदा रिवर इंटरलिंकिंग है ना, इसके लिए जो साउथ गुजरात में वैगई तालुका है वहाँ पर प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं ट्राइबल्स के द्वारा। ठीक है, तो देखते हैं बाकी आउटकम क्या निकलता है। बाकी इसके देखो नेगेटिव इम्पैक्ट तो आपको पता ही है कि प्रोटेस्ट क्यों करते हैं, क्योंकि इनकी लाइवलीहुड पे सीधा इम्पैक्ट आता है। ठीक है, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी लॉस हो गया, और अगर आप नई तरीके से नया सिस्टम बनाने की कोशिश करते हो पानी का, तो आसपास में जहाँ पर ये लाइवलीहुड अर्न करने के लिए डिपेंडेंट होते हैं उस रीजन में भी बहुत नुकसान हो जाते हैं, और इनकी ज़मीनें हड़प ली जाती हैं, इनका डिस्प्लेसमेंट होता है, तो वो नुकसान की बात होती है। इसलिए ये प्रोटेस्ट
कर रहे हैं। ठीक है, सरदार सरोवर डैम का नाम मैंने आपको ऑलरेडी ले ही लिया है, और ये कैनाल की लेंथ बता रहे हैं लगभग 395 किलोमीटर्स की। ठीक है ना, यहाँ पर ये मेन देख सकते हो कि वेस्टर्न घाट रीजन में जो एक्सेस में पानी अवेलेबल है उसको सौराष्ट्र और कच्छ रीजन तक पहुँचाना है सरदार सरोवर प्रोजेक्ट से होते हुए कैनाल के थ्रू। ये है मेन प्रोजेक्ट। ठीक है ना, इसको आप एक बार मैप से ज़रूर देख लेना। बाकी मैं इसको टेलीग्राम चैनल पे इसका मैप जो है प्रोग्राम, ये इसमें मैप प्रिंटेड आना चाहिए था। आज थोड़ा सा मैप आप खुद से कर लो प्लीज़। ठीक है, तो जो मेन थीम थी वो हमने समझी, आगे चलते हैं। सेम पेज पे देखो एक न्यूज़ हो रहा है कि हरियाणा में देखो ई प्रोक्योरमेंट प्रोसेस है उसको पुश किया जा रहा है ज़्यादा से ज़्यादा। तो अभी क्या रबी की सीजन में अभी जो क्रॉपिंग आ रही है ना हार्वेस्टिंग के बाद में, तो उसके लिए लगभग 14 क्रॉप्स के लिए एमएसपी वहां पर फाइनलाइज हो चुकी है हरियाणा में। और वो जो लेन देन होगा ना वो सारा का सारा पोर्टल के थ्रू होगा, इलेक्ट्रॉनिकली होगा। तो ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल बन गया है कि हम कैसे ई गवर्नेंस को प्रमोट कर सकते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो सबसे पहले तो ये जानते हैं ये प्लेटफॉर्म क्या है उसके बारे में। पोर्टल का नाम यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरीके से मेरी फसल मेरा ब्यौरा ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल, जो कि चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा मनोहर लाल खट्टर जी ने अप्रैल 2020 में लॉन्च किया था। और ये वो टाइम था जब कोविड की वजह से लॉकडाउन लगा था, जिसकी वजह से मंडियों में किसान जो है वो अपना अनाज बेचने तक भी पहुंचने में बहुत मुश्किलों का सामना कर रहे थे। तो इस केस में देखो अभी 14 ऐसी क्रॉप्स फाइनलाइज हुई हैं जिनकी एमएसपी डिक्लेयर हुई है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो। अगर आप हरियाणा एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए हेल्पफुल है कि वीट, मस्टर्ड, बार्ली, ग्राम, पैडी, मेज, बाजरा, कॉटन, सनफ्लावर, मूंग, ग्राउंडनट, तुर, उड़द, सेजम इनके लिए। और इसमें आप देख सकते हो हरियाणा की लगभग 81 मंडीज़ हैं वो ऑनलाइन आ चुकी हैं, तो इसका बेनिफिट उनको मिलेगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो एग्रीकल्चर ई नैम भी बोला जा रहा है इसको, मतलब ये कि इसको नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट के साथ भी इंटीग्रेट कर रखा है। तो इससे क्या होगा कि नेशनल लेवल पे भी इसकी प्राइसेज या जो लेन देन का काम है वो इजीली ट्रेस हो पाएगा। अभी जो पोर्टल है इसके सीलियंट फीचर्स क्या है, इंपॉर्टेंट फीचर्स की अगर बात करें, नंबर 1 फाइनेंशियल सिक्योरिटी फॉर फार्मर्स। होता क्या है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होगा तो उसमें फार्मर्स की जो डील होगी ना फाइनल, कि हाँ भाई इस भाव में मैं इतना गेहूं दे रहा हूं, तो फार्मर्स के साथ में फिर चीटिंग नहीं हो पाएगी। तो एक तो ट्रांसपेरेंसी प्रॉपर्ली मेंटेन हो पाएगी। ठीक है, दूसरा फाइनेंशियल डिस्प्यूट्स को ट्रैक करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, फार्मर्स इस तरीके से सेफ फील करेंगे। दूसरी चीज कि क्रॉप प्रोक्योरमेंट होगा वो ट्रांसपेरेंट मैनर में होगा कि भाई फार्मर अपनी क्वालिटी को जो बता रहे हैं पोर्टल पे एग्जैक्टली वो की वो चीज़ दी जाएगी, और प्रोक्योरमेंट है वो भी कहीं ना कहीं गफला नहीं कर सकेगा। एक बार एग्रीमेंट फाइनल हो गया तो अब फिर जिस एमएसपी पे, मतलब ये कि फार्मर जो है वो अपनी नेगोशिएशंस में ये कोशिश करेंगे कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लेवल पे ही अपने प्रोड्यूस को बेचें। तो उसमें फिर जब वो प्रोक्योर करने में अगर आनाकानी करे ना, तो वहाँ पर जो परचेजर है उसकी 2 मिनट में क्लास ली जा सकती है, मतलब उसके खिलाफ में कार्रवाई हो सकती है। तो इसमें फार्मर्स को और ज़्यादा एम्पावरमेंट मिलेगा। इसके अलावा अवेयरनेस, साथ में इस पोर्टल पे क्या है, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन फार्मर्स की खुद की भी अवेलेबल होगी और जो सामने वाली पार्टी है उसको भी अवेलेबल होगी, तो उसका फ़ायदा मिलेगा। इसके आगे कंप्लेंट रिड्रेसल, अगर फार्मर को कोई प्रॉब्लम है तो वो अपनी ग्रीवेंसेस को रिड्रेस कर सकते हैं कि भाई मेरे साथ में ये धोखा हुआ है या फिर ये प्रॉब्लम आ रही है, तो उसका सॉल्यूशन भी निकाला जाएगा। असिस्टेंस एंड कॉम्पनसेशन, कि मान लो फार्मर ने अपने आप को एनरोल करा रखा है, अभी बताया जा रहा है कि लगभग 80% फार्मर्स ने, हरियाणा के ने, इस पर्टिकुलर पोर्टल पे, ई पोर्टल पे अपने आप को रजिस्टर करा लिया है। ठीक है ना, तो ऐसे में उनको अगर मान लो कि रजिस्ट्रेशन के बाद में ये प्रॉब्लम आ रही है क्लाइमेट की वजह से या नेचुरल डिजास्टर की वजह से, उनको बहुत नुकसान हो गया है फसल का, तो उसके बदले में उनको कॉम्पनसेशन और फाइनेंशियल असिस्टेंस भी मिलेगी पोर्टल के थ्रू। इसके अलावा सब्सिडी और लोन फैसिलिटी की भी व्यवस्था है यहाँ पर। तो आप देख सकते हो कितना बेनिफिट यहाँ पर है, जिसकी वजह से एक तरीके से ई गवर्नेंस प्रोमोट हो रही है कि नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं भाई, ये आपको मेंस में बहुत हेल्प करेगा ये वाला पर्टिकुलर पॉइंट एग्रीकल्चर में। आगे चलते हैं। फिर सेम पेज पे एक और न्यूज़ है, वो ये कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 18 प्रोजेक्ट्स को आइडेंटिफाई किया है जिसके तहत इंडिजीनस प्रोजेक्ट प्रोडक्शन को प्रमोट किया जाना पॉसिबल हो पाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि 18 प्रोजेक्ट्स जो हैं उनमें अब प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन हो पाएगा, लोकली इंडिया में ही हम उनका प्रोडक्शन कर पाएंगे, जिसमें हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल होते हैं, मतलब बहुत गजब की स्पीड से, ज़्यादा स्पीड से चलने वाले, जो आप कह सकते हो कि ग्रेविटी के अंडर फोर्स में हिट करने वाले जो भी वेपन होंगे उनको तैयार करना। इसके अलावा नेवल शिपबोर्न अनमैन्ड एरियल सिस्टम वो बनाना, एरिकल सिस्टम बनाना, या फिर लाइट वेट टैंक बनाना। मतलब हर एक सेगमेंट में आप देखोगे लगभग 18 ऐसे सेगमेंट आइडेंटिफाई किए गए हैं जहां पर आप देख सकते हो कि
प्राइवेट सेक्टर का कोलैबोरेशन होगा इंडिया में जो ऑलरेडी काम करने वाली जो एंटिटीज है, फॉर एग्जांपल डीआरडीओ या फिर दूसरी जो भी एजेंसीज हैं, वो उनके साथ में कोलैबोरेशन होगा, जिसके बेसिस पे ये प्रोडक्शन इंडिजिनसली करना पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है, इससे एक तो क्या होगा, देखो कि फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। डिफेंस मिनिस्ट्री जो है 70% जो है टोटल कॉस्ट का आप मान के चलो कि फैसिलिटेट करेगी, सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। इससे क्या होगा, प्राइवेट सेक्टर ऑटोमेटिकली अट्रैक्टेड फील करेगा कि हाँ जी, हमें भी अब यहाँ पर प्रोडक्शन करना चाहिए, और वो आगे कह सकते हैं ना कि अपनी पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करेंगे। ठीक है, और ये प्रोक्योरमेंट जो होगा वो किसके बेसिस पे होगा, द डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर 2020 के अंडर में। ठीक है, इसमें देखो मेन फोकस किस पे होगा, एक तो ये जैसे लॉन्ग रेंज अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, जैसे ही हम ड्रोन्स जिनको बोलते हैं ना, उनकी बात की जाएगी, जो कि बहुत ऊंची हाइट पे उड़ सकते हैं, जिनको हेल भी बोला जाएगा, HALE, दैट मीन्स हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस। दैट मीन्स बहुत ऊंचाई पर चलते हुए लंबी डिस्टेंस को ट्रेस करते हुए और उनको भी हिट कर सके। या फिर इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स, उनको भी प्रोड्यूस करने के यहाँ पे कोलैबोरेशन होने के चांसेस दिख रहे हैं। तो ये है पूरा। तो इसमें क्या होगा, स्टार्टअप इकोसिस्टम, MSMEs को भी सपोर्ट मिलेगा डिफेंस सेक्टर में। ठीक है, तो ये बताया जा रहा है। आगे चलते हैं। फिर नेक्स्ट जो है पेज नंबर 6 पे ये न्यूज़ है कि अभी होम मिनिस्ट्री के द्वारा ये गाइडलाइंस रिलीज की गई है कि कोई भी फॉरेनर अगर इंडिया में स्टे कर रहा है तो उसको अपने जो भी वैलिड डॉक्यूमेंट्स अपने साथ में एनी टाइम रखने होंगे। ऐसा नहीं कि केवल जब इंडिया में एंटर होना था तब तो उन्होंने वो डॉक्यूमेंटेशन रखा और फिर बाद में उस डॉक्यूमेंट को कैरी नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में उनको डॉक्यूमेंट्स कैरी करने के लिए अभी जो गाइडलाइन रिलीज की गई है, उस गाइडलाइन का नाम है यहाँ पर फॉरेनर्स ऑर्डर 1948। उसमें ये चेंजेस करने की बात की गई है। इसमें ये कि जो वैलिड पासपोर्ट है वो अवेलेबल हो। फॉर एग्जांपल मान लो कोई बंदा अफगानिस्तान से आया था अगस्त 2021 से पहले इंडिया में, और उसका वीज़ा जो है वो अभी एक्सपायर हो गया है, पर वो अभी भी इंडिया में रुका हुआ है। कारण कि मजबूरी ये है कि अब तालिबान का रिजीम आ गया, तो वो वहाँ पर जाए कैसे। ठीक है, पहले सरकार अलग थी, अब सरकार बिल्कुल ही चेंज हो गई है। ठीक है, सिस्टम ही बदल गया है वहाँ पे, तो वो बंदा जा नहीं पाएगा। तो इस केस में उस इंडिविजुअल को अपने साथ में अपने देश का जो पुराना पासपोर्ट है, वो अपनी आईडीज़ है, वो साथ में एनी टाइम रखनी होगी, जिससे कि उसको अगर कोई भी हर्डल आए तो वो अपने आप को उन डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे बचा सके। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा फॉरेनर्स को ये गाइडलाइन दी गई है। वैसे हमारे यहाँ पर पासपोर्ट एक्ट भी अवेलेबल है और पासपोर्ट रूल्स भी अवेलेबल है 1950 के। ठीक है ना, तो इसमें चलते हैं आगे। 1950 के तो रूल्स हैं, ठीक है, द पासपोर्ट एंट्री इनटू इंडिया रूल्स 1950, और जो पासपोर्ट एक्ट है वो 1920 का है। ओके, आगे चलते हैं। इकोनॉमी पेज पे देखो, एक तो न्यूज़ ये है कि IRDAI, दैट मीन्स इंडियन जो इंश्योरेंस, हमारे यहाँ पर इंश्योरेंस एंटिटी है, मेन इंश्योरेंस, दैट इज इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसके अब नए चेयरमैन के तौर पे, मतलब नए सेक्रेटरी के तौर पे अपॉइंट हुए देबाशीष पांडा। ठीक है, तो ये आप देखोगे ये नए चेयरमैन के तौर पे अपॉइंट हुए हैं IRDAI के। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, छोटी कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन आप कर रहे हो कि IRDAI के नए चेयरमैन कौन बने हैं, तो आप बता दोगे देबाशीष पांडा। ठीक है, और IRDAI के बारे में यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। इसके आगे RBI ने नई गाइडलाइंस रिलीज की है, किसके लिए, पर्टिकुलरली पेटीएम पेमेंट बैंक जो है उसके लिए। और उसमें यह कहा है कि आप नए कंज्यूमर्स को एनरोल नहीं करोगे, इसका मतलब नया कस्टमर बेस नहीं बनाओगे जब तक कि RBI खुद गाइड ना कर दे। देखो, इसमें यह बताया जा रहा है कि कुछ अनसर्टेनिटीज मिली है पेटीएम पेमेंट बैंक है ना उसमें, तो उनको जब तक रेक्टिफाई नहीं कर लिया जाता है तब तक नया कोई भी अकाउंट नहीं खोलेगा पेटीएम जो पेमेंट बैंक है वो। बेसिकली 2017 में कई पेमेंट बैंक्स को लाइसेंस दिया गया था, उनमें से एक था पेटीएम पेमेंट बैंक, और पेटीएम पेमेंट बैंक उन पेमेंट बैंक्स में सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, जो प्रॉफिट है वो भी बहुत अच्छा है। तो ऐसे में कुछ ग्लिचेस देखने को मिले, तो ऐसे में RBI ने कहा कि एक आप IT, क्योंकि ये सारा का सारा पेटीएम बैंक है ना, ये ऑनलाइन चलता है। ठीक है, तो इस केस में क्या कर दिया RBI ने कि एक IT एक्सपर्ट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करो जो कि ऑडिट करेगी पूरे बैंक की, और उस ऑडिट रिपोर्ट को रिव्यू किया जाएगा RBI के द्वारा। फिर उसके बाद में जो भी RBI की फर्दर गाइडलाइंस है उसके हिसाब से नए जो है अकाउंट्स खोले जा पाएंगे। अब ये जो पूरी गाइडलाइंस का ये जो पावर एक्सरसाइज की जा रही है ना RBI के द्वारा, वो की जा रही है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949 और उसका सेक्शन है 35A, जिसमें RBI को पावर दी हुई है कि जो अगर कहीं पर भी कोई भी ऊंच नीच दिखे तो RBI वहां पर अपनी रेगुलेशंस को पकड़ को अपनी को शिकंजे को बढ़ा सकता है। तो ये है मेन प्रोविजन। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में आपको एक बार रिवाइज करना, देख लेना आप। इसके आगे अगर देखें
तो कुछ एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि हमारे यहाँ पर इलेक्ट्रिफिकेशन को हम जिस तरीके से पुश कर रहे हैं उसका रास्ता क्या है कि फॉसिल फ्यूल से हम पहले तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी पे जाएं और फिर इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ जाएं, तो बोला ज़्यादा सही रहेगा। ये चीज़ बताई जा रही है। इंडिया और कनाडा के बीच में भी देखो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए नेगोशिएशन शुरू हो गए हैं। तो ऐसे में कनाडा की ट्रेड मिनिस्टर, यहाँ पर आप देख सकते हो इनकी फोटो, मिनिस्टर मैरी एनजी, या नेक बोलोगे क्या बोलोगे, मैरी एनजी, ये अभी विजिट पे है इंडिया के, बातचीत चल रही है। तो शुरुआत तो होगी देखो अर्ली हार्वेस्ट एग्रीमेंट से कि कुछ गुड्स और कुछ सर्विसेज को जो है ड्यूटी फ्री या मिनिमाइज की जाएगी जिन पे ड्यूटी, ठीक है, ये चीज़ बताई जा रही है। इसके आगे अगर देखें तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की जो हेड हैं, चेयर हैं, ठीक है, उनका जिनका नाम है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, ठीक है, क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, इनका ये कहना है, मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी है ना, उनका ये कहना है कि यूक्रेन क्राइसिस के चलते इंडियन इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा इंपैक्ट आएगा। बेशक इंडियन इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म कर रही है, सरकार की पॉलिसीज अच्छी हैं, पर फिर भी बोले जो ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री है उस पर इंपैक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। वर्ल्ड पेज पे आज इतनी कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है जिसे हमें देखना हो, ठीक है। तो देखो इस डिस्कशन में जो भी बातें थी वो हमने देख ली हैं, कुछ बच गया हो तो आप एक बार नज़र डाल लेना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।